हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ BBMTU सेमेस्टर 1 माइनर पेपर हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए सिलेबस में क्या दिया हुआ है माइनर पेपर में। देखिए यूनिट 1 है हमारे पास, प्री हिस्ट्री पढ़ना है हमें। उसके बाद पढ़ना है सोर्सेज एंड अप्रोचेस ऑफ एंसाइंट इंडियन हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, द वैदिक सिविलाइजेशन, और पढ़ना है द लेटर वैदिक सिविलाइजेशन। ठीक है, तो ये रहा माइनर हिस्ट्री सेमेस्टर 1 का सिलेबस। आइए देख लेते हैं इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न नंबर 1, प्रागैतिहासिक काल है ना। तो प्रागैतिहासिक काल को आप लोग जान लीजिए कि 3 युग में डिवाइड किया गया है, पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नवपाषाण युग। तो इसके अर्थ, विस्तार और विकास का विस्तृत वर्णन करना है। ठीक है, देखिए तो प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? यह वह समय है जब मानव ने लेखन कला का आविष्कार नहीं किया था, यानी कि मानव ने लिखना नहीं सीखा था। इसलिए इसका अध्ययन पुरातात्विक साक्ष्यों और भूवैज्ञानिक खोजों के आधार पर किया जाता है ना। तब हम जानते हैं कि उस समय के जो इंसान थे वे लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो हम उस समय के बारे में कैसे जान सकते हैं? जो पुरातात्विक साक्ष्य हमें मिलते हैं, है ना, भूवैज्ञानिक के खोजों के आधार पर, उससे हम जानते हैं। ठीक है, इससे मुख्य रूप से पाषाण युग यानी कि पैलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण युग यानी मीसोलिथिक एज और नवपाषाण युग में विभाजित किया गया। तो पाषाण युग क्या है? देखिए, तो पाषाण युग का अर्थ है पुरानी पत्थर का युग, है ना, यानी कि ओल्ड स्टोन एज। यह काल लगभग देखिए 20 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक फैला हुआ था। मानव द्वारा पत्थरों के औजार का उपयोग करने की शुरुआत इसी काल में हुई थी, इसलिए इसे पाषाण युग कहा जाता था। ठीक है, देखिए इसका विस्तार और वितरण कहाँ कहाँ ये फैला था। तो इस युग में मानव छोटे छोटे झुंडों में जीवन यापन करता था और नोमैडिक था, है ना। भारत में इस युग के अवशेष प्रमुख रूप से सोहन घाटी जो कि अब पाकिस्तान में है, उसके बाद नर्मदा घाटी यानी कि जो कि मध्य प्रदेश में है, बेलन घाटी आदि स्थानों से मिले हैं। ठीक है, मानव ने जंगलों और नदियों के किनारे अपना निवास इस समय बनाए रखा था। ठीक है, इसका वे डेवलपमेंट देखिए, पत्थरों के औजारों का निर्माण हुआ था, हथियार, कटर, स्क्रैपर, भाले। ठीक है, आग का प्रयोग किया गया था, जैसे जीवन शैली में सुधार हुआ जिससे, है ना। शिकार और संग्रहण यानी कि हंटिंग और गैदरिंग पर इस समय निर्भरता थी। गुफाओं की दीवारों पर चित्रकारी की शुरुआत हुई जो उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं को दर्शाती है। उसके बाद देख लीजिए मध्य पाषाण युग, है ना। तो मध्य पाषाण युग मध्य पत्थर का युग है। यह काल लगभग 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 8,000 ईसा पूर्व तक फैला था। ठीक है, यह काल पाषाण युग और नवपाषाण युग के बीच का संक्रमण काल था। भारत में इसके अवशेष राजस्थान के बागौर, आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है, लंगनाज जो कि गुजरात में है, ये सब क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। मानव अब भी खनाबदोश था, लेकिन कुछ स्थायी निवासों की स्थापना मतलब शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो इसका डेवलपमेंट देखिए, माइक्रोलिथ्स यानी कि इस समय में औजार का उपयोग होने लगा था जो छोटे छोटे धारदार पत्थरों से बना हुआ था। छोटे जानवरों का शिकार और मछली पकड़ना इसी काल से आरंभ हो गया था। आग का व्यापक उपयोग खाना पकाने और सुरक्षा के लिए किया जाने लगा। समाज में शिकार, मछली पकड़ने और कृषि का संकेत मिलने लगे। ठीक है, तो अब देखिए नवपाषाण युग। नवपाषाण युग का अर्थ है नया पत्थर का युग। यह काल लगभग 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक चला। मानव शिकार और संग्रहण के बजाय कृषि और स्थायी जीवन की ओर बढ़ने लगा था। देखिए, तो भारत में इस युग के अवशेष कश्मीर की बुरजहोम, चिरांद में, मेहरगढ़ में, पिकली हाल में आदि स्थानों पर मिलते हैं। ठीक है, स्थानीय बस्तियों का निर्माण शुरू होने लगा था इस काल में और लोग जो है गांव में बसने लगे थे। इसका डेवलपमेंट देखिए, कृषि का विकास होने लगा था जिसमें गेहूं, जौ और चावल जैसी फसलें उगाई गईं। घरेलू पशुओं, है ना, जैसे कि कैटल हो गए, सिप हो गए, गोट, ये सब का पालना स्टार्ट हुआ था। मिट्टी के बर्तनों, वस्त्रों और औजारों का निर्माण होने लगा था। गांव का विकास हुआ और सामाजिक जीवन व्यवस्थित हुआ था। ठीक है, तो ये रहा हमारा तीनों युग जो था। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 2 है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्तोत्र और अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोणों का विस्तृत वर्णन कीजिए। ठीक है, देखिए तो प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन किस प्रकार होता है? तो मुख्य विभिन्न प्रकार से ऐतिहासिक स्रोतों और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोणों के आधार पर किया जाता है। यह स्रोत हमारे अतीत की घटनाओं, समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए सहायक होते हैं। इन्हें 2 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? पहला है लिटरेरी सोर्सेस और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत, है ना। देखिए लिटरेरी सोर्स क्या क्या है? तो देखिए लिटरेरी सोर्स में आगे जैसे कि प्राचीन ग्रंथ हो गए, लेख हो गए, धार्मिक पुस्तक इत्यादि। ठीक है, तो धार्मिक ग्रंथ देखिए, रिलीजियस टेक्स्ट यानी कि ये ग्रंथ धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का ज्ञान कराते हैं। वेद हो गए,
वेद जैसे कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनमें मंत्र, स्तुति, धार्मिक अनुष्ठान और समाज का वर्णन मिलता है। उपनिषद हो गए, ब्राह्मणक हो गए, आरण्यक हो गए, ये सब आध्यात्मिक और दार्शनिक ज्ञान प्रदान करते हैं। महाभारत और रामायण ये महाकाव्य है जो समाज और धर्म और राजनीति की बारीकी से वर्णन करते हैं। पुराण देखिए 18 पुराण है, इसमें सृष्टि, देवताओं और राजाओं और प्राचीन भारत की कहानियां मिलती हैं हमें देखने को, ठीक है। और गैर धार्मिक ग्रंथ जैसे कि ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक या फिर सामाजिक जानकारी इन लोगों से मिलती है गैर धार्मिक ग्रंथ से, ठीक है। जैसे कि अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य और चाणक्य के द्वारा लिखा गया था जो, तो वो उसमें से क्या मिलती है, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और प्रशासन का विस्तृत वर्णन मिलता है, ठीक है। नाटक और काव्य हो गए जैसे कि कालिदास का और भावभूति का, तो इसमें सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन का चित्रण मिलता है। स्मृतियाँ हो गई जैसे मनुस्मृति, ठीक है। तो ये सब सामाजिक और कानूनी नियमों का वर्णन इसमें मिलता है। अब देखिए विदेशी यात्राओं का वर्णन, यानी कि फॉरेन अकाउंट्स जो फॉरेन ट्रेवलर्स के द्वारा लिखा गया था, इससे क्या मिलती है, विदेशियों ने भारत की यात्रा की और अपने अनुभवों के लिखे जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक साक्ष्य हैं। जैसे कि मेगास्थनीज है ना, मेगास्थनीज ने लिखी थी एंटिका, जो कि मौर्यकालीन भारत का विस्तृत वर्णन इसमें मिलता है। फिर वेंगसान और फाहयान, इत्सिंग, ये सब गुप्त और हर्षकालीन भारत का वर्णन मिलता है देखने को, ठीक है। इसमें अल बरूनी ने लिखा था किताबुल हिंद, जिसमें मध्यकालीन भारत का वर्णन है। अब देखिए पुरातात्विक स्रोत यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या है, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस देखिए वे भौतिक अवशेषों के रूप में प्राप्त होते हैं जो प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान कराते हैं। इन्हें मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सा, देखिए शिलालेख यानी कि इंस्क्रिप्शन जो कि पत्थरों, धातुओं, स्तंभों और दीवारों पर लिखे गए शिलालेख होते हैं, ठीक है। सिक्के हो गए, सिक्के में देखिए धातु के सिक्के हो गए, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जानकारी इससे मिलती थी हमें। और देखिए उसके बाद है पुरातात्विक अवशेष यानी कि आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, जैसे कि भवन हो गए, मंदिर, किले, मूर्तियाँ, औजार, मिट्टी के बर्तन, ये सब जब हमें मिलते हैं तब ये हो गए आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज, ठीक है। अब देखिए अप्रोचेस टू स्टडी एंसाइंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत इतिहास के अध्ययन के क्या क्या दृष्टिकोण हैं। तो पहला है पारंपरिक दृष्टिकोण, तो इसमें धार्मिक और साहित्यिक ग्रंथों का आधारित अध्ययन है, ठीक है। इसमें मुख्यतः पुरोहितों और धर्मशास्त्रियों द्वारा किया गया है। और देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी कि साइंटिफिक अप्रोच, तो ये पुरातात्विक और वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करके जो साक्ष्य जुटाए जाते हैं वो हो गया वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इसमें कार्बन डेटिंग, डीएनए विश्लेषण, भू आकृति विज्ञान जैसे तरीकों का प्रयोग है। मार्क्सवादी यानी कि आर्थिक और सामाजिक शक्तियों का अध्ययन होता है इसमें। अभिलेखीय दृष्टिकोण, इसमें शिलालेख, ताम्र पत्रों और सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। और देखिए इसके बाद सांस्कृतिक दृष्टिकोण, इसमें धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव, वितरण, विशेषताएं और पतन का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो देखिए तो पहले देखिए प्रोटो इतिहास क्या होता है, क्योंकि हड़प्पा सिविलाइजेशन तो हमें प्रोटो इतिहास के दौरान ही देखने को मिला था। तो उस काल कहा जाता है जब किसी सभ्यता का विकास हुआ था लेकिन उसके बारे में लिखित साक्ष्य नहीं है, ठीक है। तो प्रोटो इतिहास बस उस काल को कहा जाता है जब किसी सभ्यता को विकास तो हुआ था लेकिन उसके बारे में हमें साक्ष्य लिखित रूप से मौजूद नहीं है। जैसे कि देखिए हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है जैसे, ठीक है। तो इसका एक मुख्य उदाहरण है, यह सभ्यता लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक सक्रिय थी और इस सभ्यता के बारे में मुख्य जानकारी पुरातात्विक खोजों के आधार पर प्राप्त होती है, ठीक है। देखिए हड़प्पा सभ्यता का उद्भव यानी कि ओरिजिन कहाँ से हुआ था, देखिए उद्भव हुआ था, हड़प्पा सभ्यता का उद्गम सिंधु घाटी में हुआ जो आज के पाकिस्तान और भारत के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। इस सभ्यता के अवशेष मुख्य रूप से पाकिस्तान के सिंध प्रांत और पंजाब में हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। इस सभ्यता का मुख्य केंद्र हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंग, लोटन, धोलावीरा, दीनारपुर, नसीराबाद आदि थे। इस संरचना देख लीजिए यानी कि स्ट्रक्चर। तो हड़प्पा सभ्यता का शहरी जीवन बहुत ही संगठित था। नगरीय योजनाएं, जल आपूर्ति और निकासी की अद्वितीय व्यवस्था थी। द्रव्य और व्यापार की प्रगति इस सभ्यता के प्रमुख लक्षणों में से एक थे। इस सभ्यता में कृषि, व्यापार, लेखन और कला का उत्कृष्ट विकास हुआ था। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता का वितरण यानी कि कहाँ कहाँ था। देखिए स्थान देखिए, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पाकिस्तान के सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और भारत के पश्चिमी भागों में मिलता है। प्रमुख स्थल था हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंग, धोलावीरा और लोटल, ठीक है। तो सामाजिक और भौतिक संरचना क्या थी, हड़प्पा के शहरों का निर्माण नगर योजना के तहत किया गया था जिसमें चौड़ी सड़कें, सीवरेज प्रणाली और विशाल जलाशय थे, ठीक है। प्रमुख स्थल थे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं देख लीजिए, हड़प्पा नगर
मोहनजोदाड़ो जैसे शहर में नगरीय योजना का बेहतरीन उदाहरण मिलता है। ठीक है, इन शहरों में सड़कें की चौड़ाई, सीवरेज प्रणाली और जल निकासी व्यवस्था आज भी बहुत उन्नत मानी जाती है। नगरों के घरों में ईंटों का प्रयोग किया गया था, जो दिखाते हैं कि इस सभ्यता में उच्च तकनीकी स्तर पर थी। कृषि यानी कि उस एग्रीकल्चर है ना, हड़प्पा सभ्यता में कृषि मुख्य आधार था। गेहूं, जौ, चावल, मटर, तंबाकू और तरबूज जैसी फसलें का उत्पादन किया जाता था। पशुपालन भी प्रमुख था, जिसमें गाय, भैंस और बकरियां पाली जाती थी। व्यापार देखिए, हड़प्पा सभ्यता में व्यापार का भी बहुत महत्व था। यह सभ्यता समुद्री और स्थलीय मार्गों के माध्यम से किया जाता था। उसके बाद देखिए लेखन, हड़प्पा सभ्यता के लोग लेखन की कला में भी निपुण थे। हालांकि उनका लिपि हड़प्पन स्क्रिप्ट था, जो अभी पूरी तरह से समझ में नहीं आया है। सांस्कृतिक जीवन कैसा था? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में समृद्ध थे। महिलाओं की पूजा, पुराण कथाएं और नृत्य कला जैसे सांस्कृतिक साक्ष्य भी मिले हैं। स्मारक और मूर्तियों का निर्माण किया जाता था, जिसमें गणेश, शिव और मातृ देवी की मूर्तियां शामिल हैं। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का पतन कब हुआ, यानी कि डिक्लाइन। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन एक रहस्यमय घटना है और इसके कारणों का विद्वान में मतभेद है। कुछ प्रमुख इसके कारण क्या हो सकता है? देखिए, प्राकृतिक आपदाएं हो सकती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप, बाढ़ और सिंधु नदी का मार्ग बदलना जैसे प्राकृतिक कारणों की वजह से इसका पतन हो गया था। आर्थिक संकट भी हो सकता है इसका कारण, है ना, कि व्यापार के मार्गों में विघटन और कृषि उत्पादन में कमी के कारण आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ हो। सामाजिक संघर्ष हो सकता है या फिर अन्य बाहरी आक्रमण हो सकता है। ठीक, तो देखिए प्रश्न नंबर 4 है वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता के समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक और धर्म का विस्तृत वर्णन करना है। देखिए, तो वैदिक सभ्यता प्राचीन भारत की एक महत्वपूर्ण सभ्यता है, जिसे वेदों के आधार पर समझा जाता है। इस सभ्यता का समय 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है, जो भारतीय इतिहास के प्रारंभिक काल को दर्शाता है। यह सभ्यता मुख्यतः देखिए जातियों के आगमन के साथ जुड़ी हुई है और अनेक धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जीवन का वर्णन मिलता है वेदों में। ठीक है, तो पहले सोसाइटी देख लीजिए। इसमें सोसाइटी तो वर्ण व्यवस्था थी। ठीक है ना, इसमें देखिए वर्ण व्यवस्था जो थे, वैदिक समाज में मुख्यतः 4 वर्ण थे, जो सामाजिक संगठन के आधार पर थे। ब्राह्मण थे, जो धर्म और शिक्षा के पक्षधर थे, वेदों का अध्ययन और प्रचार करते थे। क्षत्रिय योद्धा और शासक वर्ग थे। वैश्य जो व्यापार करते थे और कृषक थे। ठीक है, और श्रमिक, शूद्र यानी कि जो श्रमिक और सेवा देने वाले वर्ग थे, जो तीनों वर्गों की सेवा करते थे, वे शूद्र थे। ठीक है, पारिवारिक और विवाह किस तरह से था उस जमाने में? देखिए, परिवार और वैदिक समाज का मुख्य आधार था। वैदिक काल में पारिवारिक और समूह जीवन को प्राथमिकता दी जाती थी। विवाह का उद्देश्य धार्मिक और सामाजिक स्थिरता था। ठीक है, विवाह में स्वयंवर की परंपरा भी थी। सती प्रथा का कोई प्रमाण उस जमाने में नहीं मिलता है। ठीक है, और ये जो सती प्रथा है वो बाद में प्रचलित हुई थी। ठीक है, देखिए महिलाएं का क्या उस समय था दर्जा, तो वैदिक समाज में महिलाओं का उच्च दर्जा प्राप्त था। वे शिक्षा प्राप्त कर सकती थी और कुछ महिलाएं महान विदुषियां भी थी, जैसे गार्गी और मैत्रेयी के एग्जाम्पल हमें वेदों से मिलती हैं। महिलाएं वेदों का अध्ययन करती थी और धार्मिक अनुष्ठानों में भी भाग लेती थी। हालांकि बाद में गृहस्थ जीवन में उनका स्थान सीमित हो गया था। अब देखिए अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी, कृषि यानी कि एग्रीकल्चर पर आधारित थी और व्यापार और शिल्प भी थे। ठीक है, और धन और कर यानी कि वेल्थ और टैक्सेशन भी उस जमाने में होती थी। देखिए पॉलिटिक्स में राज्य व्यवस्था किस तरह से थी? तो वैदिक काल में राजनीतिक मुख्य रूप से जनपदों और वर्षों के रूप में व्यवस्थित थी। ठीक है, राज्य का संगठन देखिए राजा का सामाजिक और धार्मिक अधिकार होता था। ठीक है, और धर्म देखिए धर्म में इस समय ईश्वर की पूजा होती थी। वैदिक धर्म में प्रमुख रूप से देवताओं की पूजा की जाती थी, जिसमें मुख्यतः इंद्र थे, अग्नि, वायु, वसु और सोम और रुद्र थे। इन देवताओं के प्राकृतिक शक्तियों के रूप में पूजा जाता था। इन्हें संतुष्ट करने के लिए यज्ञ और हवन किए जाते थे। देखिए धार्मिक अनुष्ठान कौन कौन से किए जाते थे? वैदिक काल में यज्ञों का विशेष महत्व था। यज्ञों में सोम रस, घी और दूध का अर्पण किया जाता था। ठीक है, धार्मिक साहित्य जैसे देखिए वेदों के अतिरिक्त ब्राह्मणक, आर्यनक और उपनिषद धार्मिक साहित्य हिस्सा थे। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 5 है उत्तर वैदिक सभ्यता, समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक और धर्म का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो उत्तर वैदिक सभ्यता वह समय था जब वैदिक समाज में बदलाव और विकास हुआ। यह काल 1000 ईसा पूर्व से आसपास शुरू हुआ और लगभग 500 ईसा पूर्व तक चला। तो देखिए उत्तर वैदिक समाज में बहुत से सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक परिवर्तन आए थे। तो देखिए समाज में वर्ण व्यवस्था में उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था मजबूत हो चुकी थी, लेकिन इसे और भी कठोरता से लागू किया गया। इसके साथ ही जातिवाद की शुरुआत भी इसी काल में हुई थी। ठीक है, देखिए पुरुषों की श्रेष्ठता यानी कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी बनने लगा था। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं के स्थान धीरे धीरे कम होने लगे थे। स्त्री की शिक्षा में कमी आई और समान अधिकारों की अवधारणा कमजोर पड़ी। सामाजिक स्थिति देखिए उत्तर वैदिक समाज में लोगों के बीच मतभेद बढ़ा। वर्णों और जातियों के आधार पर समाज में ऊंच नीच की खाई बढ़ी।
ठीक है। अर्थव्यवस्था इस समय में कृषि पर आधारित थी। व्यापार राजनीतिक देखिए कैसा था, तो राज्य व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में राज्य की व्यवस्था कमजोर हुई और नए राज्य बने। महाजनपदों का उदय हुआ जो राज्य व्यवस्था के रूप में विकसित हुए। धर्म देखिए, धार्मिक परिवर्तन हुआ इस जमाने में। उत्तर वैदिक काल में वैदिक धर्म में बदलाव हुआ और नए धार्मिक विचारों का उदय हुआ। सांस्कृतिक विकास के साथ धार्मिक समुदाय का आरंभ हुआ, ठीक है, जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रहे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस माइनर हिस्ट्री सेमेस्टर 1 का, यूनिट 1 का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।